उनकी वायरल कविता की लाइन है कि पहली नजर में अगर आपने उसे और उसने आपको पसंद कर लिया है और इस लव एट फर्स्ट साइट को अगर आप मोहब्बत समझ रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलत हो, क्योंकि पहली नजर में तो एंटीक चीजें भी पसंद आ जाती हैं। जो आपको YouTube पर देखता है वो जब आपको लाइव मिलता है ना, उसकी एक अलग खुशी है, क्योंकि आप सिर्फ नंबर्स देख रहे हो। एक तो रिक्शा वालों और टैक्सी वालों की प्रेम कहानी बहुत अलग चल रही है जीवन के अंदर। वो सुन लो ना तो ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ अलग जमाने की कुछ सुनकर आ रहे हम। आजकल की जनरेशन में ये कंफ्यूजन बहुत है कि रिश्ता खत्म हो चुका है कि नहीं हो चुका है। और जब आपको लगने लगता है ना, सामने वाला एक उम्मीद की डोर आपको वापस फेंकता है और आपको ऐसा लगता है कि अरे तो वापस कोशिश करनी है। जब हम इस तरह की किसी भी रिलेशन में इस तरह से डील करते हैं जहाँ एक व्यक्ति थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, यथार्थ में जी रहा है, एक व्यक्ति अपने ख्वाबों की दुनिया में है, प्रेम में है, वहां पर आपके अकॉर्डिंग उन दोनों करेक्टर आपके ही हैं किताब में। आपके अकॉर्डिंग कौन करेक्टर ज्यादा सही है? मुझे जितना समझ में आया ना कि प्रेम का डेफिनेशन किसी और से मत सीखो, क्योंकि हर कोई ना अपनी एक अलग जर्नी करके आया। मेरे को लग रहा है कि अपन जैसी बातें कर रहे हैं ना और आपकी किताब में कहानियां पर लव गुरु जैसी बातें। हम हमेशा कहते हैं ना, एक 6 से 1 साल का पीरियड जो होता है किसी भी रिलेशन में, 6 महीने से 1 साल का, उसे हनीमून पीरियड कहते हैं। क्योंकि उस हनीमून पीरियड में आप अंधे हो चुके हो। आपको उस इंसान से बेहतर कोई इंसान लग ही नहीं सकता, ये दुनिया उतनी खराब हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति ना बहुत ख्यालों में रहता है। हाँ। उसको लगता है कि ये दुनिया तो निरर्थक है और जो हम सोच रहे हैं, जी रहे हैं, असल में वही सच है। और वो सामने वाले की कमियां भी नहीं देखता उसको। हाँ। वो बाद में रियलाइज होती है ब्रेकअप के बाद, जब अब फ्रेंड्स गिनवाती है ना कि ये पता है देख ऐसा था, तेरे को दिखा नहीं। फिर आप धीरे धीरे, आप भले ही तब भी नहीं देखना चाहते लेकिन आप उनको गौर करना चाहते हो ताकि यू कैन हील योरसेल्फ। बहुत खुश है, ये तो अपनी जिंदगी एट इट्स पीक जी रहा है। वो जब वो पोस्ट करने के बाद है ना, वो भी ऐसा बैठा रहता है। जब आप वायरल होते हो तो वायरल एक तरह का डोपामीन है। हाँ। आप है, ऐसा है। आर्ट की वैल्यू बढ़ी। आपको लगता है यूथ बहुत चेंज हुआ है आर्ट को देखने और परसीव करने के मामले में? बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड के पहले एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव था, कोविड के बाद एक अलग किस्म की मैच्योरिटी आई है। ऐसा कहते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स आर एडिटेड, बहुत सारे फिल्टर्स हैं। लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे फिल्टर लग गए हैं। सब कुछ आप जो सुन रहे हो वो भी फिल्टर है, एक्सेप्ट दिस पॉडकास्ट। आज आपको किसी के साथ है, फिर वो इंसान चला जाएगा, फिर आप दिल टूटे रहोगे, कल किसी के साथ वापस प्रेम होगा। तो प्रेम इमोशन है, आसानी से हो सकता है। मुश्किल जो है वो रिश्ता चलाना है। रिश्ता चलाना मेहनत है। हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य, मैं हूं दीपाली अग्रवाल। आज का ये जो जमाना है ये ट्रेंड्स का जमाना है, ये हैशटैग का जमाना है, जहां आपका रहना, खाना, पीना, घूमना सब कुछ सोशल मीडिया के लिए है, जहां हम सब लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, जहां वायरल होने की इच्छा है, वायरल होने की महत्वाकांक्षा है। तो आज जब हम इस जमाने में जी रहे हैं तो एक समय ऐसा था जब हम इस वायरल होने को सीख रहे थे, तब कुछ चेहरे ऐसे थे जो वायरल हो चुके थे। 2017 में एक नाम ऐसा भी है जिनकी वीडियो पे उस समय कई मिलियन व्यूज थे। उनकी वायरल कविता की लाइन है कि पहली नजर में अगर आपने उसे और उसने आपको पसंद कर लिया है और इस लव एट फर्स्ट साइट को अगर आप मोहब्बत समझ रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलत हो, क्योंकि पहली नजर में तो एंटीक चीजें भी पसंद आ जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आज हैं याहिया बूटवाला। और याहिया एक कंप्लीट पैकेज है, एक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, स्टोरी टेलर हैं, कविताएं भी लिखते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट भी करते हैं। और सबसे खास बात आज है वो ये कि पहली किताब आई है याहिया की, 3 मुलाकातें और कुछ कहानियां। ये अनबाउंड स्क्रिप्ट से आई है, कहानी संग्रह है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड याहिया से बात करने के लिए। वेलकम याहिया, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो यार कितना प्यारा इंट्रोडक्शन आपने दिया, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा ना ऐसे इंट्रोडक्शन, जैसे एंकर वाली जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, टीवी पर ही हम देखते थे ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर लाइव आपके साथ बैठकर ये सारी बातचीत करने में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं जी, और आपकी किताब पढ़ी और किताबों में जो कहानियां पढ़ी, जो प्रेम की कहानियां हैं, उसमें सेपरेशन की कहानी है, तो एक ऐसा टॉपिक है ना जो हमेशा एक्साइटेड ही करता है आपको बात करने के लिए, प्रेम, लव। सो पहली किताब आपकी आ रही है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुझे सब कुछ अभी भी एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब जैसा लग रहा है, जहां पर मैं एक फीलिंग के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने लगता हूँ,
वहीं पर कुछ एक खूबसूरत सी चीज हो जाती है कि जैसे अभी किताब लिखने का सुख मिला ही था कि अब किताब छप गई है तो किताब हाथ में आई, तो उसे अपने हाथ में लेने का जैसे सुख हो रहा था, तो वो भी एक अलग सुख था। तो मैं अभी भी सब कुछ बस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी फीलिंग्स अभी भी अंदर ले रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं वापस घर जाऊंगा, बैठूंगा और मैं कहूंगा कि यार ये सब हुआ, ठीक है, अपनी किताब बिकी। पहली परफॉर्मेंस जब दी होगी बिल्कुल, तो बिल्कुल वैसा लग रहा होगा ना, वैसे बिल्कुल, एक्साइटमेंट। जी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्योंकि जब पहली वीडियो यूट्यूब पर डाली थी तब भी कोई अपेक्षा नहीं थी, पता नहीं कैसे चलेगा ये वो। पहले 10,000 व्यूज आए, फिर लाख हुए, धीरे धीरे जैसे मिलियन पर बात गई तब बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद वो फील हो ही रहा था कि अचानक कोई इंसान रास्ते पर मिल गया जिसने पहचान लिया कि अरे आप ये यूट्यूब वाले तो इंसान ही और हो ना। एक्साइटमेंट हाँ, बढ़ गई होगी। जो आपको यूट्यूब पर देखता है वो जब आपको लाइव मिलता है ना, उसकी एक अलग खुशी है, क्योंकि आप सिर्फ नंबर्स देख रहे हो यूट्यूब पर कि अरे वीडियो में 4 मिलियन हो गई, ये वो 4 मिलियन में से जब एक इंसान आपको कहीं पर मिलता है और कहता है अरे आपका काम मुझे बहुत पसंद आया, मैंने आपको देखा है, तो वो बहुत बढ़िया लगता है। कमेंट पढ़ने से ज्यादा कमेंट सुनने में एक अलग सुख है, और लाइव सुने तो और भी बहुत अच्छा ही है। ज्यादा। तो कविताएं आप लिख रहे थे, कविताएं वायरल हुई, जी, फिर कहानी भी आप सुनाने लगे, स्टोरी टेलिंग की जी। आर्ट तो है ही। फिर कहानी लिखने के बारे में कैसे सोचा कि नहीं आप कहानी लिखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ राइटर हर मोमेंट पर इवॉल्व होते हुए खुद को देखना चाहता हूँ। मतलब मैं कहीं पर भी एक तरीके से सेटल नहीं होना चाहता। ये शायद जीवन में हमेशा से रहा है कि सेटल होना, ऐसा लगता है कि फिर यही करते रहेंगे क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज के अंदर आप जैसे लिखना शुरू किया तो लिखने में कितनी सारी चीजें हैं, गाने लिखे जा सकते हैं, फिल्में लिखी जा सकती है, तो मैं वो सब कुछ कर लेना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करके देखना चाहता हूँ तो और मुझे वो बहुत एक्साइटिंग। डायरेक्शन भी कर सकते हैं कभी? जी, जी, मैं करता ही हूँ। तो मैं कॉलेज के अंदर फ़िल्म्स लिखता था, फिर उसे डायरेक्ट भी करता था, और कई बार उसके अंदर एक्ट भी कर लेता था। तो अपना तरीका है, हर चीज़ करनी है, हर चीज़ में अपना हाथ डालना है, देखना है कैसा लगता है, मज़ा लाना चाहिए। कल रात को मैं पढ़ने बैठी थी, कल तो मैंने 2 कहानियाँ पढ़ी होंगी। आज सुबह मैंने सारी कहानियाँ इसकी पढ़ ली, एक भाई सिटिंग में। भाई साहब, थैंक यू सो मच। ज़्यादातर प्रेम संबंधों की कहानी है, लव साइकोलॉजी है, जी, सेपरेशन है। तो इतना आपकी कविताएँ भी वैसी होती है, जी। परफॉर्मिंग आर्ट भी वैसा ही है। तो आपको ये जो टॉपिक है लव, ये बहुत फ़ैसिनेट करता है कि आपने कहानियाँ ज़्यादातर इसी के इर्द-गिर्द बुनी है? वो इसलिए क्योंकि मैं मुंबई से हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मुंबई के लड़के का यही होता है, पर क्या है ना कि मेरे ज्यादातर दोस्तों का संघर्ष क्या था कि वो इस शहर में और उस शहर को समझने की कोशिश में रहे। मैं क्योंकि इस शहर में था तो मेरा संघर्ष बहुत अलग था। मेरे लिए ये सारी चीजें आसान थी, मेरे लिए प्रेम प्रायोरिटी बना। तो मेरे जितने रिश्ते रहे उनमें से मैं हमेशा कुछ नया सीख कर ही बाहर आया हूँ। हाँ, ये इस किताब में भी है, तो वो आपके हाँ, एक्सपीरियंस से आ रही हैं कहानियाँ। जी, जी। कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पीस ऑफ आर्ट जितना ऑनेस्टी से आता है, आपके ट्रुथ से आता है, वो उतना ही खूबसूरत दिखता है, क्योंकि उसके अंदर आपका सच है और आपका सच यूनिवर्सल हो जाता है एक वक़्त के बाद, क्योंकि हर किसी ने वो कहीं न कहीं उन्होंने भी वो एक्सपीरियंस किया है। तो ये आपका सच है सारा, या फिर कहीं और से भी आ रहा है? मतलब किसी और का एक्सपीरियंस भी हाँ, है? थोड़ी बहुत कहानी दूसरों से भी आ रही है, हल्की-फुल्की, जैसे किसी टैक्सी में, किसी रिक्शा में एक अंकल से कोई बात हो गई हो, उन्होंने बताया हो अपनी कि लव स्टोरी पीछे, सुना दी। हाँ, एक तो रिक्शा वालों और टैक्सी वालों की प्रेम कहानियाँ बहुत अलग चल रही है जीवन के अंदर। वो सुन लो ना तो ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ अलग ज़माने की कुछ सुन कर आ रहे हैं हम। पर हाँ, और हम क्योंकि सिनेमा पे भी बड़े हुए हैं ना, तो सिनेमा हर चीज़ ग्रैंड दिखाता है। तो हमने ग्रैंड प्यार भी देखा है, फिर हमने हमारा प्यार भी देखा है, और फिर हमने उन लोगों का भी प्यार देखा है जिनका मतलब रिश्ता आपको सिनेमा पे दिखने नहीं मिलता। तो उनकी कॉम्प्लिकेशन सुनने मिलती है, तो उसमें भी एक अलग मज़ा है। अच्छा, इस किताब में ना आपने लिखा है जी, कि कहानियाँ सुनाना अलग बात है, कहानियाँ लिखना अलग बात है। जी, और आप समझ जाते हो कि ये कहानी सुनाना है, ये कहानी लिखना है। जी, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ आप हमेशा परफ़ॉर्म कर सकते हो जी, अपने तरीके से। तो आपको क्यों लगा कि ये कहानियाँ तो मैं लिखता हूँ, ये कहानियाँ सुनाई नहीं जा सकती, ये सिर्फ़ बिल्कुल। लिखने के लिए है? तो मतलब मैं हम्बल हूँ इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि हम कहानियों के माध्यम हैं। हम क्रिएटर नहीं हैं, कहानियाँ हमें चुनती है। तो ये आपने अपनी भूमिका में बताया हाँ, है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कुछ कहानियों ने मुझे चुना है और कुछ कहानियाँ खूबसूरत लगती है सुनने में। वो जो 12-13 मिनट की कुछ कहानी हो जाती है ना, जिसके अंदर आप एक किरदार बन के उस कहानी को जस्टिस कर सकते हो। उन कहानियों का उनका एक रस है, उनका एक मज़ा है।
कुछ कहानियां पढ़ने लायक होती है, क्योंकि आप जब लिख रहे होते हो और आपको पता है हर चौथी लाइन के बाद कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये सिर्फ सुनने में मजा नहीं आता, अगर इंसान 2 बार पढ़ेगा ना तो उसको अच्छा लगेगा। ये वो वाली चीज है जो वो राज में करना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। और कुछ ऑफकोर्स सिनेमा बड़े पर्दे पर देखने में अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानियां जिस तरीके से मेरे पास आती है, मैं बिल्कुल उसके अंदर हेर फेर करने की कोशिश नहीं करता। लिखते लिखते मैं समझ जाता हूँ कि अच्छा ठीक है, ये पढ़ने वाली कहानी है, ये सुनने वाली कहानी है और ये दिखने वाली कहानी है। बड़ी अच्छी बात है। और वो बाकी तो जो आपकी ऑडियंस है जो आपको जी। पढ़ते होंगे उनको और बेहतर समझ में आता होगा, हाँ हाँ है ना? हाँ, क्योंकि अब जो मेरे साथ 2017 2018 से जुड़े हुए, वो भी थोड़ा बहुत रिश्ता बना चुके मेरे साथ, और वो समझ जाते हैं कि जैसे मैंने 1-2 शॉर्ट फिल्म की है, तो एक शॉर्ट फिल्म मैंने लिखी थी, और वो सब समझ जाते हैं कि ये वाली ना देखने में इतना मजा आ रहा है ना, ये शायद सुनने में उतना नहीं आता, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्स्ट सेटिंग लगती है। तो कई बार इट इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ राइटिंग इन द वे कि आपको पता है कि अगर किसी चीज को बहुत कॉन्टेक्स्ट देना है तो फिर वो दिखने में अच्छी लगेगी। अगर मैं बोलते बोलते कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ तो फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बोर हो जाओगे। या फिर लिखे में सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि अंदर का विचार आप लिख पा रहे हो। अंदर का विचार बोलते रहते हो ना तो फिर लोग बोर होने लगते हैं कि अरे बाहर की बात क्या हो रही है वो बताओ। जैसे इसमें कहानी है हाँ ना कश्मीर, आप जी, उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल जी। आपको वो लिखनी ही पड़ेगी। उसमें जिस तरह के इमोशंस हैं और जो पॉलिटिकल चीजें भी आपने जी थोड़ी सी उनकी हिंट देने की कोशिश की है। हाँ इसमें 1-2 कहानी ऐसी है जिनकी एंडिंग ना आपने बिल्कुल एंडिंग तो कर दी, लेकिन वो ऑडियंस पे छोड़ दिया कि आप उसको कैसे लेके जाते हैं। जैसे हाँ, जहाँ पे एक जिसका ब्रेकअप हो जाता है, वो कह रही है पता कि नहीं वाली हाँ, हाँ। पता नहीं। तो व्हाई दिस? अम, मतलब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम सोचते रहो। नहीं नहीं, मेरे मुताबिक वो कहानी मैंने एक तरीके से कंप्लीट ही की, और मैं चाहता था कि उसका कंप्लीटनेस यही है कि वो अधूरापन आपके साथ रहे, क्योंकि बहुत लोग वही अधूरापन महसूस करते हैं। कि जैसे वो कहानी की शुरुआत में ही मैं लिखता हूँ कि कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो एक डोर पर रहते हैं, जिसके अंदर दोनों लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जहां पर वापस आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा ये रिश्ता है कि नहीं है। और मैं अंत भी उसी तरीके से करना चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जनरेशन में ये कंफ्यूजन बहुत है कि रिश्ता खत्म हो चुका है कि नहीं हो चुका है। और जब आपको लगने लगता है ना, सामने वाला एक उम्मीद की डोर आपको वापस फेंकता है और आपको ऐसा लगता है कि अरे तो वापस कोशिश करनी है, तो वो कहानी ही उस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि लिखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कहानी है ना, रीडर पर छोड़ दो, वो अपने हिसाब से अपना अंत ढूंढ लेगा। और इन कहानियों को पढ़ के जो मुझे महसूस हुआ वो ये कि आपको अपनी बहुत सारी चीजें याद आ जाती है। हाँ ये मुझे एज अ राइटर मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, अगर हाँ। आपको आपके बारे में, आपकी कहानियों के बारे में कुछ याद आपको आता है तो। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा याद आ जाएगा कि हाँ यार, ये तो अपने साथ भी हुआ था। अपने को बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि रिश्ता खत्म हुआ कि नहीं। हम्म। जी और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं इसमें, और सारी वो प्रेम के इर्द गिर्द ही हैं। खैर, जब हम यंग जनरेशन की बात करें और आपने बोला कि आजकल के लोगों को तो समझ में ही नहीं आता, व्हाट वुड यू लाइक टू से, व्हाट इज लव फॉर यू? मुझे जितना समझ में आया ना कि प्रेम का डेफिनेशन किसी और से मत सीखो, क्योंकि हर कोई ना अपनी एक अलग जर्नी करके आया, अपने अलग किस्म से प्रेम को समझा है, और वो फिर अपने प्रेम की भाषा आपको बेचने की कोशिश करता है। किसी का एक एक्स हो सकता है, किसी का हाँ 50 भी। बिल्कुल। और सबके पास जस्टिफिकेशन है, सबका जस्टिफिकेशन है, और शायद वो अपनी जर्नी में सही भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम एक लौती ऐसी चीज है, क्योंकि प्रेम इमोशन है। जैसे आप खुशी किसी को सिखा नहीं सकते ना, आप 100 लोगों को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें इसी बात पर खुश होना है। वैसे ही प्रेम भी वही एक इमोशन है, आप 100 लोगों को ये नहीं सिखा सकते कि प्रेम बिल्कुल ऐसे ही महसूस करो। हर किसी को अलग तरीके से होता है। किसी को चुप्पी में प्रेम महसूस होता है, किसी को बातों में प्रेम महसूस होता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा खुद के लिए। तो आप जब ये सारी किताबें, कहानियां, फिल्में देखते हो, आपको प्रेम बड़ा खूबसूरत लगता है, पर जब आप प्रेम में होते हो किसी के साथ, तो खुद को भी एक बार ऑब्जर्व करना सीखो कि उनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है और वो क्यों अच्छी लगती है। ये फॉर द लॉन्गर जर्नी बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी को ये कहता हूँ कि प्रेम का बोझ रिश्ते पे मत डालो। कहने का मतलब ये कि प्रेम इमोशन है। आज आपको किसी के साथ है, फिर वो इंसान चला जाएगा, फिर आप दिल टूटे रहोगे, कल किसी के साथ वापस प्रेम होगा। तो प्रेम इमोशन है, आसानी से हो सकता है। मुश्किल जो है वो रिश्ता चलाना है। रिश्ता चलाना मेहनत है। तो वो मेहनत हर रोज उठ के करते रहनी पड़ेगी आपको। आप ये नहीं कह सकते कि रिश्ता प्रेम पे चलता है, नहीं।
रिश्ता इज्जत पर चलता है और मेहनत पर चलता है, वो हर रोज आपको हर सुबह उठकर करनी पड़ेगी। रिया, माय क्वेश्चन इज, जब हम इस तरह की किसी भी रिलेशन में इस तरह से डील करते हैं जी। जहाँ एक व्यक्ति थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, यथार्थ में जी रहा है, एक व्यक्ति अपने ख्वाबों की दुनिया में है, प्रेम में है, वहां पर आपके अकॉर्डिंग उन दोनों करेक्टर, दोनों करेक्टर आपके ही हैं किताब में, आपके अकॉर्डिंग कौन करेक्टर ज्यादा सही है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते में ना हमें भाग बांट लेने चाहिए, कि जैसे कुछ चीजें आप ही संभाल रहे हो उस चीज में मैं उंगली नहीं करूंगा, और कुछ चीजें मैं ही संभाल रहा हूँ उसके अंदर आप टोकना मत ज्यादा। तो कुछ चीजें समझदार इंसान बेहतर समझता है, उसमें उसकी बात मान लिया करो। कुछ चीजें जो सपने देख रहा है ना, जो बड़े बड़े सपने बांध रहा है, उसमें उसके साथ फ्लो करते जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लॉजिकल इंसान बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है, तो उसको सपने वाले इंसान की बहुत जरूरत है, ताकि हाँ, क्योंकि सपने देखने वाला क्या कह रहा है कि दिन बुरा भी चल रहा है ना, कल अच्छा होगा। डिल्यूजनल है, पर वो मान रहा है अपने डिल्यूजन को। वो बोलते हैं हाँ, वो उसको यकीन है कि कल बेहतर हो सकता है, वो अपने यकीन पर राइड करते करते कल को बेहतर कर देता है। तो लॉजिकल इंसान को बहुत जरूरी है कि वो एक इमोशनल इंसान के सपने के साथ चलता रहे, और सपने वाले को ऐसा भी होना चाहिए कि हवाई किल्ले बांधते बांधते कुछ ही नहीं कर रहा। वो लड़की की शादी तो होगी। हवाई किल्ले वाले को लॉजिकल इंसान इसलिए चाहिए क्योंकि वो उसको ग्राउंडेड रखता है, रियलिटी लेकर आता है कि हाँ तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, पर तुम्हें देखो किन डायरेक्शन में मेहनत करनी है, कैसे करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी है कि ये जो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला हिसाब है ना, वो बहुत जरूरी है एक तरीके से, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अलग तरीके से बैलेंस आउट करते हैं जो हमने सोचा नहीं है। मेरे को लग रहा है कि अपन जैसी बातें कर रहे हैं ना, और आपकी किताब में कहानियां अपन लव गुरु जैसी बातें। बट मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। नहीं आप जरूर और क्योंकि पूछो। आप राइटर हो, आप लिख रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर फिर कौन बताएगा जब आप उस साइकोलॉजी को पकड़ रहे हो। इसमें एक और चीज थी कि अरेंज मैरिज और डेटिंग एप्स, कैजुअल डेटिंग एप्स, वो एक जैसे होते हैं। हालांकि आपने उनको बताया कि कैसे अलग अलग है। अभी आप कैमरा पे बताइए कि वो कैसे अलग अलग है। एंड ऑल्सो लव मैरिज। मेरे लिए मैं आपको समझाऊं कि अरेंज मैरिज और ऑनलाइन डेटिंग सिमिलर क्यों है, क्योंकि दोनों में आपने क्या किया, आपने एक बायो बनाया अपना, है ना, जिसके अंदर आपने खुद को स्मार्ट सेल करने की कोशिश की। आपकी जितनी अच्छाई आपने 80 शब्दों में लिख दी है, आपने अपने फोटोज में से छान कर 4 अपनी अच्छी तस्वीरें लगाई है, और दोनों ऐप पर आप बस अब इंतजार कर रहे हो कि आप जज होने वाले हो, आप भी जज कर रहे हो और कोई आपको जज कर रहा है, बस उन 4 तस्वीरें और उस 80 शब्द पर, ठीक है, उसके अंदर आपकी पूरी पर्सनैलिटी जमा कर रखी है। फर्क बस इतना है कि ऑनलाइन में आप राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप कर रहे हो, और अरेंज मैरिज में परिवार वाले राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप कर रहे हैं। तो उतना ही अंतर है, बाकी कहीं ना कहीं प्रेम बाजार लगा हुआ है दोनों जगह पर। तो हाँ, और लव मैरिज का किस्सा ही पूरा अलग है। लव मैरिज पूरे भरोसे पे ही चल रहा है कि अरे अभी प्रेम है, सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा सा लग रहा है। वो जो हनीमून पीरियड होता है ना, वो हनीमून पीरियड एक्सटेंड होके जब कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाता है उसे लव मैरिज कह देते हैं। पर कई लोगों की लव मैरिज बड़ी अच्छी चलती है, और कई लोगों को लव मैरिज के बाद समझ में आता है जब वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, क्योंकि प्रेम में आप एक दूसरे के साथ घूम रहे हो, रहना बहुत अलग चीज है। जब रहने लगते हो ना, तब आपको एक दूसरे की कुछ आदतें समझ में आती है, पता चलता है, जिसके ऊपर आप कहते हो कि यार ये बदलो, है ना, मतलब ठीक है प्रेम में सब सही है। और जो नहीं बदलता वो फिर वहां पर तकलीफें शुरू होती है कि ऐसा भी नहीं कि हर आदत बदल देनी चाहिए बस क्योंकि सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है। आप आर्ग्यू कीजिए उस बारे में, आप अपना पक्ष रखिए, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। पर अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कहते हैं ना कि दीज आर डील ब्रेकर्स, अगर आप डील ब्रेकर पर ही काम नहीं करना चाह रहे हो कि यार ये मेरी आदत है और तुम्हें तकलीफ दे रही है तो मैं बदलने की कोशिश करूंगा, वो कोशिश अगर आप नहीं दिखाओगे, कोई ये नहीं कह रहा कि कल सुबह उठे और आदत बदल गई, कोशिश दिखाओ। सामने वाला कोशिश के सहारे और चलता है आपके साथ कि अच्छा ठीक है मेहनत तो कर रहा है अपनी कुछ चीजें बदलने के लिए। तो हाँ, वो कुछ चीजें होती है डील ब्रेकर जो हम कहते हैं ना, कि सामने वाले ने अपने ग्रोथ में देखी है तो वो चाहता है कि ये मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, तो वो कई बार रिश्ते को तोड़ती है जब सामने वाला कोशिश करना बंद कर देता है। बट साथ तो रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, अगर साथ पसंद आ रहा है तो साथ रहना चाहिए, पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, और कॉम्प्रोमाइज सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
शादी के बाद और बेहतर समझ में आता है, हर कोई ये कहता है, पर शादी के बाद आप और बेहतर ये समझ पाते हो कि लड़की का बलिदान ये है कि वो अपना घर छोड़कर आई है, आपका बलिदान ये है कि आप अपना कमरा शेयर करने लगे हो, ठीक है। इतना अंतर है दोनों चीजों के अंदर। तो आपको कई बार यू हैव टू गिव लीवे, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप हमेशा ये नहीं कर सकते कि वो लड़की बहुत इमोशनली कह रही है, हर चीज इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं है, कुछ चीजों का एक पीछे का बैक स्टोरी भी है। आप अपनी रंग की, आपकी दीवार की रंग हमेशा से ये रही है, उसका अचानक कमरे का डिमेंशन बदल गया है, दीवार का रंग बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, तो उसे एडजस्ट करने में ज्यादा वक्त लगता है महिला को। हाँ, महिला को। तो आपका उस वक्त काम है कि वो एडजस्टमेंट पीरियड उसके लिए आसान करना। या तो फिर आजकल जो एक बहुत अच्छी चीज होती है जो मैं रियलाइज की है कि दोनों ही घर छोड़ देते हैं अपना घर बनाने के लिए, वो भी एक बढ़िया चीज है। हम जब बहुत सारी प्रेम कहानियों की बात कर रहे हैं जी, वहीं पे बीच में कुछ कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सेंसिटिव हैं और बहुत अलग मुद्दे पे हैं। कश्मीर एक कहानी है, फिर जो विरासत कहानी है जो पिता के रिश्ते पे है। कश्मीर जब शुरू की थी लिखना तो मेरा ये थॉट था कि मैं एक शहर के साथ एक रिश्ता दिखाना चाहता हूँ लोगों ये के सच में आप साथ। कश्मीर गए तब की ऐसी? मैं गया हूँ एक बार कश्मीर। तो ये तभी की है क्या? मतलब जो कैरेक्टर है, जो गाइड का कैरेक्टर है वो वही से, क्योंकि जो हमारा गाइड था ना वो बिल्कुल ऐसा ही था कि कम बोलता था, और जब बोलता था ना तो एकदम ऐसे ठक करके लगती थी, अरे ये क्या बात कही। पर वो बहुत ऐसे प्रेम से रख रहा था और हमेशा सामने से कहता था मैं तस्वीर खींच लेता हूँ, मैं तस्वीर ले लेता हूँ आप लोगों की, और सीधे चेहरे के साथ कह रहा है ना तो ऐसा लग भी नहीं रहा कि खुश है ये चीज के अंदर। पर वहां पर ऐसा था कि यार मैं रियलाइज किया कि यार एक बहुत प्रेम है उनको भी हमसे, है ना। और कश्मीर उसी प्रेम के बारे में, मतलब एक परिवार के पर्सपेक्टिव से, उसमें जो एक किस्सा है, जो होटल वाला किस्सा है कि हीटर ऑन करके रख दिया था, गीजर ऑन कर दिया था, वो सच में हुआ था हमारे साथ कि हम लोग घुड़सवारी पर गए थे और हमने एक बंदे को गिरते हुए देखा। मैं तो अपना घोड़ा भगाने वाला था, बर्फ गिर रही थी, मैं अपना घोड़ा भगाने वाला था, मैंने एक बंदे को गिरते हुए देखा। आपको घुड़सवारी आती है क्या? हाँ, मतलब जो बंदा था उसको कहना था भगाओ, अच्छा, भगाओ। हाँ, और फिर वो छोड़ देते, मतलब उन्होंने मुझे सिखा दिया था कैसे करना है कि अगर आपको थोड़ा राइट की तरफ करना है तो लगाम को थोड़ा राइट की तरफ, आप खाली खींचना नहीं है, बेचारा घोड़ा फिर ऐसे हो जाता है, आपको हल्का सा ये साइड पर देना तो घोड़ा समझ जाता है। तो घोड़ा और इंसान का कनेक्शन तुरंत होता है उस लगाम से। तो वहां पर हुआ था ये कि हम जब वापस होटल आए थे, बर्फ में पूरे ऐसे कपकपा रहे थे, तो होटल वालों ने एसी, हाँ हाँ बहुत, और उन्होंने नहीं ली थी हमसे बड़ी टिप, उन्होंने कहा था नहीं ये तो हमारा काम है। तो हमने वो देखा है कि वो कितने प्रेम से हमें देख रहे थे, तो वो उसके बारे में मुझे बस ऐसा था कि यार मुझे लिखना था। कश्मीर एक ऐसी कहानी है जो मैंने शुरुआत में लिख के रखी थी, स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने, मुझे अंत ही नहीं मिल रहा था, मैं अंत के इंतजार में था, और फिर वो बर्फ वाला मोमेंट आया मेरे दिमाग में, मैंने कहा बस मिल गई कहानी। प्रेम में व्यक्ति ना बहुत ख्यालों में रहता है। हाँ। उसको लगता है कि ये दुनिया तो निरर्थक है और जो हम सोच रहे हैं, जी रहे हैं, असल में वही सच है, और वो सामने वाले की कमियां भी नहीं देखता। हाँ। वो बाद में रियलाइज होती है ब्रेकअप के बाद, जब आप फ्रेंड्स गिनवाती है ना कि यार ये पता है देख ऐसा था, तेरे को दिखा नहीं। फिर आप धीरे धीरे, आप भले ही तब भी नहीं देखना चाहते लेकिन आप उनको गौर करना चाहते हो ताकि यू कैन हील योरसेल्फ। बिल्कुल, हम जो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हम हमेशा कहते हैं ना एक 6 से 1 साल का पीरियड जो होता है किसी भी रिलेशनशिप, 6 महीने से 1 साल का, उसे हनीमून पीरियड कहते हैं, क्योंकि उस हनीमून पीरियड में आप अंधे हो चुके हो, आपको उस इंसान से बेहतर कोई इंसान लग ही नहीं सकता, ये दुनिया उतनी खराब हो ही नहीं सकती, ये दुनिया बनाई गई थी ताकि दो लोग जो आप और मैं, हाँ, हम मिले और हम इस दुनिया को बेहतर बनाए, ठीक है। ये दुनिया का मिलन ही उस चीज के लिए, बनावट ही इस चीज के लिए ताकि दो लोगों का मिलन हो सके। ये पहला 1 साल है। पहले साल के बाद वो रियलाइज होता है कि अच्छा आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि तब तक तो दर्जा ही अलग है ना, परी परी की तरह देखे जा रहे। जब आप वायरल होते हो तो वायरल एक तरह का डोपामीन है। हाँ हाँ, आप है ऐसा है? तो जब YouTube पर वायरल होना और Instagram पर वायरल होना बहुत अलग किस्म के डोपामीन है। YouTube पर इसलिए क्योंकि YouTube पर आपने आज वीडियो डाली है, आप महीनों बाद वीडियो डालने वाले हो, तो ये जो डोपामीन है इसका असर भी थोड़ा लंबा चलता है, और साथ ही साथ आप इसके साथ डील करना भी सीख जाते हो एक वक्त के बाद। जैसे आप वायरल, जब आपके वीडियोस वायरल हुए, हाँ, फिर उसके बाद लगातार अच्छा एक इंटरेक्शन आया, लोग जान रहे हैं, आपको प्रोग्राम्स में बुला रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन कई बार कुछ थोड़ा एक फेज ऐसा भी आ सकता है जहाँ पर वो वीडियो वायरल नहीं हो रहे। हाँ। तो हाउ डू यू डील विद दैट? मतलब आप, क्योंकि यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट डोपामीन। बिल्कुल। तो
जैसे मैं बता रहा था यूट्यूब पर क्योंकि एक वीडियो नहीं चलती तो इतना हर्ट नहीं होता, क्योंकि पुरानी वीडियो पर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, पुरानी वीडियो अगर 4 मिलियन पर थी और नई वीडियो पर चलो 200 के हुए, तो आप देखते हो अच्छा पुरानी वाली 6 मिलियन पे भी तो पहुंच गई, क्योंकि लोग सर्च कर पाते हैं। इंस्टाग्राम पर पूरा गेम ही अलग है। इंस्टाग्राम का डोपामीन बहुत इमीडिएट है कि आज वीडियो डाली, परसों वायरल हो गई, नरसों तक आप खुश हो, पर फिर आपको वापस एक नई वीडियो डालनी पड़ेगी। फिर उस वीडियो, अभी तक आप सेटल नहीं हुए कि आप दूसरे वीडियो का एंटिसिपेशन में हो कि अच्छा ये चलेगी नहीं चलेगी, फिर वो फेल हो जाती है, तीसरी फेल हो जाती है, और फर्स्ट वाली का क्या होता है कि कोई इंस्टाग्राम पर वीडियो सर्च नहीं कर सकता। मैं ही नहीं ढूंढ सकता यार बूट वाला शायद वो प्यार नहीं, वो रील नहीं उठ कर आएगी। ठीक है, तो वो एक शेल्फ लाइफ है इंस्टाग्राम पर हर रील के। तो वहां पर डोपामीन बहुत इमीडिएट इफेक्ट दे रहा है आपको, इसलिए जो सिर्फ इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, उनका मेंटल हेल्थ, दे हैव टू गो थेरेपी, दे हैव टू कीप इन चेक। हाँ, बट दिस इज वेरी सीरियस एंड इम्पोर्टेंट टू डिस्कस कि बिकॉज हाँ आप मतलब क्योंकि एवरीवन इज इनटू दिस रेस हाँ कि हमको वायरल होना है, वो चाहे कैसा भी कंटेंट बना रहे हो। तो वो उस डोपामीन, क्योंकि डोपामीन अपने आप में एक बहुत हैप्पी हार्मोन है, बट लॉन्गर रन में बहुत अनहेल्दी है। एग्जैक्टली क्योंकि आप यू आर लुकिंग फॉर इट अगेन एंड अगेन, तो उसमें आप कैसे डील करोगे? तो हाउ डू यू डील विद इट? मैं लकीली, क्योंकि मैं यूट्यूब के टाइम पीरियड पे था, तो मैं कहीं ना कहीं समझ गया था कि कंसिस्टेंसी इज द की, नंबर्स बदलते रहते हैं। तो मुझे भी फिर भी कई बार असर करता है, क्योंकि क्या होता है ना, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी हिला देता है इंस्टाग्राम एक तरीके से। अगर आपकी 4 रीलें नहीं चली क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, नंबर नंबर रिफ्रेश नहीं हो रहा, नंबर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो आप कॉन्स्टेंटली उसी चीज के अंदर जा रहे हो, और बहुत आसान है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, डिप्रेशन होना, उस तरीके से होना। मैं जिस तरीके से टैकल करता हूँ, आई जस्ट रिमेम्बर दैट देर इज अ लाइफ आउटसाइड दिस विंडो स्क्रीन, कि मतलब इस मोबाइल स्क्रीन के अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो एक असल जिंदगी में जी रहा हूँ, उसमें असल लोग हैं। ये रील का चलना ना चलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरे रिश्तों का चलना है ना। कोई है जो जब मेरी रील नहीं भी चल रही तब भी वो मुझसे प्रेम करता है, तब भी वो मेरे साथ घूम रहा है, उसके लिए कुछ नहीं बदलता मेरे रील के नंबर से। तो मैं बाहर की दुनिया पर बहुत कोशिश करता हूँ ज्यादा ध्यान देने की, कि ये सारा जो मेरा रेडियस है ये नहीं बदलना चाहिए, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपने मेंटल हेल्थ पे भी एक जी कविता अभी लिखी थी, हाँ है जी ना? तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू आवर यूथ कि जब वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और इस तरह की एक रेस में है, हाँ तो जब वो आपको देखते हैं, क्योंकि लोग ना बहुत दिमाग में छवि भी बनाते हैं कि हमें इसके जैसा बनना है, ऐसा ही वायरल होना है, ऐसी ही कविता करनी है, ऐसा ही लिखना है, हम्म बट वो कई बार अचीव नहीं कर सकते। सबके अपने टैलेंट हैं, फिर कंसिस्टेंसी जैसे आपने बताया, लेकिन अगेन वही मेंटल इश्यूज, एंजाइटी हो रही है आपको बार बार वो करने की। करेक्ट। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? यार मैं बस इतना कहूंगा, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप फॉर एज मैटर ऑफ फैक्ट, वो आपके जीवन का हिस्सा है, वो आपका जीवन नहीं है। वहां पर आप जिन लोगों को भी फॉलो कर रहे हो, जिनको भी आप देखकर ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत खुश है, ये तो अपनी जिंदगी एट इट्स पीक जी रहा है, वो जब वो पोस्ट करने के बाद है ना, वो भी ऐसा बैठा रहता है कि अरे यार बिल भरना है, कैसे करूंगा, वो छोड़कर चली गई है, ये मिल गया है, ये सब वो भी फील कर रहा है। ये सारी बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही है, आप तक बस सबसे खूबसूरत चीज पहुंच जाती है जिसके साथ आप अपनी लाइफ कंपेयर करते हो। तो आई वुड सजेस्ट डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ पीपल यू नेवर मेट, बिकॉज आप हमेशा अंत में निराश ही होंगे। इंस्टाग्राम ने क्या किया है ना, इट हैज शोन यू अ लॉट ऑफ ग्रास दैट इज ग्रीनर। तो आपको ऐसा लगता है कि यार आप जिस साइड पर फंस गए हो ना, वहां पर तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जितना आप रियलाइज कर लो ना कि ये सब कुछ दिखावा है, आपको अपना जीवन थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगेगा। अपने जीवन से निराश मत रहो, ये मत कहो कि आपको अपना जीवन किसी और के साथ एक्सचेंज कर लेना है। एवरीवन इज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम एंड एवरीवन गोज थ्रू गुड टाइम। चेरिश द गुड एंड लिव विद द बैड, मतलब जस्ट ड्राइव विद इट। ऐसा कहते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स आर एडिटेड, बहुत सारे फिल्टर्स हाँ हाँ, हैं, लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे फिल्टर लग गए हैं और सब लोग कुछ आप जो उसको सुन रहे हो वो भी फिल्टर एक्सेप्ट दिस पॉडकास्ट। है। जी तो खैर, कहानियां लिखने की तो हमने बात कर ली, किताब की बात कर ली, फिर सोशल मीडिया की भी बात की। अब स्पोकन पोइट्री पे आते हैं जी कि स्पोकन पोइट्री
कैसा प्लेटफॉर्म है उसको हम जब बात करेंगे बहुत मेन स्ट्रीम लिटरेचर से, तो मेन स्ट्रीम लिटरेचर वाले कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो स्पोकन पोएट्री वाले। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि मुंबई का लिटरेचर और मुंबई की दुनिया बहुत अलग है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में स्पोकन पोएट्री नहीं होता है, लेकिन दिल्ली में एक अलग लिटरेचर की दुनिया बैठी हुई है। हम्म। आप इसे कैसे देखते हो? व्हाट इज दैट फॉर यू? तो ये मैं स्पोकन वर्ड के टाइम पर ही हो गया था, क्योंकि अच्छा, ये तभी से? हाँ तभी से हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर फील्ड में ना एक प्योरिस्ट एग्जिस्ट करता है। प्योरिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने पुराना बहुत पढ़ा है और वो उसी प्रथा को एक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी चीज को कहानी, लिटरेचर, कविता मानते हैं। तो जब नई जनरेशन अपना कुछ नया लाती है तो, और है थोड़ा मुश्किल होता है कुछ नई चीज के लिए अपनी जगह बनाना, है ना, आपके दिल में भी, क्योंकि आप बरसों से एक तरीके से ये पढ़ता है, हो इसी को आपने कविता माना है, इसी को आपने बहर, मतलब बहर में अगर नहीं है तो कविता नहीं है, वैसा। तो जब कुछ नया होता है तो डिफिकल्टी है टू एक्सेप्ट। पर जैसे किताब में भी एक लाइन है कि किसी शहर को समझने के लिए अपने शहर को थोड़ा भूलना बहुत जरूरी है। वैसे ही किसी नई चीज, जब नया जनरेशन कुछ नया करता है तो अपना पुराना थोड़ा भूलना जरूरी है, ये देखने के लिए कि नया वाला क्या ला रहा है टेबल पर। मैं हमेशा मानता हूँ कि आर्ट हर कोई जैसे करना चाहता है, क्योंकि आप जज नहीं हो सकते हो। मैं कौन हूँ ये कहने के लिए बढ़िया आर्ट है, खराब आर्ट है ना। मेरे हिसाब से कुछ खराब हो सकता है, आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा, या फिर वाइस वर्सा, है ना। मेरे लिए बस ये है कि आर्ट में नफरत नहीं फैलनी चाहिए। आर्ट में एक तरीके से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए एक तरीके से। बाकी आप आर्ट में खूबसूरती से अपनी बात कहो, है ना। वो आपको पसंद आए ना आए, वो आपका पर्सनल चॉइस है। पर ये कहना कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। और साहित्य में भी मुझे ऐसा होता है कि जब बुक लिख रहा था तो पहला प्रेशर यही था कि साहित्य का प्रेशर जो एक फील होता है ना, लिटरेचर लिख रहा हूँ कि नहीं। और फिर थोड़े एक वक्त के बाद समझ में आया कि एक्चुअली किताब पर सबसे ज्यादा प्रेशर बस ये होना चाहिए कि कहानी अच्छी है कि नहीं। कहानी आपको आप तक पहुंचनी चाहिए, आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए। बट ऐसी किताब, जैसे आपने तो किताब लिख दी है, जी। तो ऐसी भी उम्मीद होती है कि कोई साहित्यिक सम्मान मिलेगा कभी, इस किताब को बहुत रिकॉग्नाइज, मतलब वैसा एक पहचान मिलेगी, लोग जानेंगे पहचानेंगे, जी। इस तरह की कोई इच्छा है? क्योंकि मैंने साहित्य के बोझ में नहीं लिखा है, तो कल अगर मुझे वो सम्मान मिल जाता है तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद शायद कुछ लोगों के लिए वो बात भी हो जाएगी कि अच्छा, इसे भी हम अब लिटरेचर की नजरों से देखा जा रहा है, तो शायद इसमें कुछ सही है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार यू नीड टू बी बैक्ड अप बाय अ फ्यू थिंग्स। जैसे शाहरुख साहब, हर चीज में अगर एग्जाम्पल की कमी है तो शाहरुख साहब है। शाहरुख साहब ने 90 से कह रहे आई एम द बेस्ट। आपको यकीन कब हुआ? जब आपने देखा कि यार किंग खान ने ना एक दुनिया बना दी है, अब सब माला जपते हैं, है ना, सब कहते हैं कि यार एक बार बस देख लेना है, एक बार मिल लेना है। तब आपको यकीन होता है उनके आई एम द बेस्ट पर। उन्होंने अपना यकीन नहीं छोड़ा है, आपको अभी यकीन आया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ बातें आज बेवकूफी लगती है, समय के साथ आप समझ जाते हो कि यार इसके अंदर हिम्मत थी, जो वो अपनी बात पर यकीन कर रहा था। तो मेरे अंदर की बात ये है कि मैंने जो कहानियाँ लिखी है ये खूबसूरत है, ये दिल तक पहुँचेगी। मैं इसे लिटरेचर मान सकता हूँ। इसलिए मैंने छापी है। और ये मेरा मानना है। किसी दिन सब मानने लगेंगे, तो जो नहीं मान रहे उनको भी थोड़ा-थोड़ा यकीन हो जाएगा। लेकिन आप मुंबई में ही पले बड़े हो, जी। वहीं पर आपने सारे अपने परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं, एक्टिंग वगैरह सब कुछ वहीं है आपका। हाँ, मुंबई की उस लिटरेरी दुनिया और दिल्ली की दुनिया में आपको फर्क महसूस होता है, जिसकी अपन अभी बिल्कुल, बात कर भी रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में आर्ट है थोड़ा, मतलब मैं बेहतर नहीं कहूँगा पर भाषा बेहतर है, तो आर्ट में झलकता है। मुंबई में क्या हो गया ना, क्योंकि मुंबई में हिंदी एक तरीके से बहुत मिलावटी है। नहीं, जैसे लिटरेचर के बहुत सारे डायमेंशंस हैं हाँ, अलग-अलग, है ना? उसमें अलग-अलग तरीके से अपने आप को लोग आर्टिकुलेट भी करते हैं। जी। तो जैसा कि अभी अपन बात भी कर रहे थे कि जो स्पोकन पोएट्री खास तौर पे लोग कर रहे हैं, उनको हुँ, जो बहुत मेनस्ट्रीम लिटरेरी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें तो ऐसा नहीं है कि कोई बहर है, ये तो फ्री वर्सेस है, या इसमें तो क्या ही लिटरेचर है। तो उसको बहुत लिटरेचर भी नहीं मानते। हुँ। आप कैसे देखते हो उसको? आप क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? मत मानो।
मतलब ऐसा नहीं ना, आपके मानने ना मानने से उस पीस में कुछ बदलाव आने वही से वाला है। शाहरुख वाली बात हो गई, आई एम द बेस्ट, आपको हाँ, मानना है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने अगर कुछ डाला है, और पहले कैसे था ना कि बहुत नीश आर्ट फॉर्म था पोइट्री। हमें खुश होना चाहिए कि अब पोइट्री मासेस तक पहुंच पा रहा है, और कोई भी ना ऐसे नहीं होता कि अच्छा मैंने याया बूटवाला की वीडियो देख ली तो अब मैं सिर्फ याया की वीडियो देखूंगा। याया बूटवाला ने पोइट्री की एक वीडियो डाली है, मुझे पोइट्री में इंटरेस्ट आया, अब मैं धीरे धीरे पोइट्री पढ़ूंगा। तो शायद वो उन लोगों को पढ़ना शुरू करेंगे जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो वो शायद कभी किताब ना उठाते, जिनकी, है ना। तो एक तरीके से आप हेल्प तो कर ही रहे हो इस प्रोसेस के अंदर। और हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम हमारी दिल की बात कह रहे हैं, अगर लोगों के दिल तक पहुंच रही है तो इसके अंदर इस बात का बोझ क्यों डालना कि आपको कि बहुत हैवी लिखना है। हाँ, कांट सिंप्लिसिटी बी ब्यूटीफुल, कांट सिंप्लिसिटी बी अ लर्निंग फॉर पीपल। आसान बात में मुश्किल बात कहना और अजीब होता है ना कि मैंने मतलब जब आपका इंट्रोडक्शन कर दिया ना, तो जी। उसमें एक लाइन और थी, वो मैं बोलना भूल गई। जी जी मैंने ये भी सोचा था ये बोलूंगी कि ये इनके वायरल होने की सबसे अच्छी बात ये है कि लोग स्पोकन पोइट्री की तरफ आए, वो परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ आए कि ये है क्या, और लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है उसमें। हाँ जी बिल्कुल। बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स उसके बाद आए जो ये काम कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं फ्लैग बेरर था, मतलब मेरे पहले दो आर्टिस्ट जो मैं मानता हूँ, एक हुसैन हैदरी थे। हुसैन हैदरी का एक इंदौर के है ना। हाँ जी। तो उनकी एक कविता जो वायरल हुई थी, तो वो एक अलग मास ग्रुप के लिए वायरल हुई थी कि उसे न्यूज चैनल्स और ये सब पर भी आई थी, एंड दैट वाज फॉर अ डिफरेंट एज ग्रुप। फिर अरण्या जौहर की एक इंग्लिश पोएम वायरल हुई थी जो इंटरनेशनली इट मेड अ वेव फॉर इंडिया, कि अच्छा देखो इंडिया में कैसा काम हो रहा है, खूबसूरत सा काम हो रहा है। और फिर मेरी कविता का बेनिफिट ये हुआ कि कॉलेज क्राउड तक पहुंच गई, और कॉलेज क्राउड तक पहुंच जाते हैं तो फिर हाँ, तो वो एक बेनिफिट था कि तीन लोगों ने तीन अलग किस्म की ऑडियंस पकड़ी, ढूंढी। और ये बहुत जरूरी है कि आप एक तरह से ऑडियंस को लेकर आ रहे हो। हम हमेशा कहते हैं कि हीरो कल्चर बुरा है, उसमें थोड़ी बहुत खराबी है, पर उसमें थोड़ी बहुत अच्छाई भी है। हर आर्ट फॉर्म को अपना हीरो चाहिए होता है ताकि और लोग आ सके। इससे क्या होता है कि कमर्शियल सिनेमा अगर अच्छा चलता है तो आर्ट सिनेमा के लिए ऑडियंस बनती है। आप सिर्फ आर्ट सिनेमा चलाओगे तो 4 सीटें बिकेगी, आप हमेशा निराश रहोगे। कमर्शियल के चलने से 16 होती है, आप खुश रहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम उस दौर में भी आ गए हैं जहाँ पर कमर्शियल और आर्ट दोनों को उतने ही खूबसूरती से ऑडियंस मिल रही है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये कि कमर्शियल खींच कर लाया और आर्ट की वैल्यू बढ़ी। आपको लगता है यूथ बहुत चेंज हुआ है बहुत। आर्ट आर्ट को देखने और परसीव करने के मामले में? बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड के पहले एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव था, कोविड के बाद एक अलग किस्म की मैच्योरिटी आई है। क्योंकि जब हम घर में थे तो लोगों ने रियलाइज किया कि लाइफ बहुत टेम्पररी है, तो विच इज वाई उन्होंने बूस्ट अप कर दिया उनकी लर्निंग प्रोसेस को, कि उन्होंने कहा सब कुछ सीख लेता हूँ। आप सोचिए फाइनेंस का जिस हिसाब से अभी बोलबाला है, पहले इतना लोग इतना नहीं ध्यान दे रहे थे, म्यूचुअल फंड्स ये सारी चीजों पर इतना ध्यान नहीं था, पर अब लोगों को है कि हाँ वेल्थ को डबल करो भाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब पैसे नहीं होते तो क्या होता है। अब तो वो एक चीज है कि लोगों ने सीखने की बहुत कोशिश कर ली है उस 2-3 सालों में, और उसके बाद भी कि अब दे वांट टू लर्न। पहले सिनेफाइल्स बहुत कम होते थे, अब लोग ऑल क्रिटिकली देखने लगे, अब उन्हें समझ में आती है। इसलिए कमर्शियल सिनेमा के अंदर लोग पकड़ते कि अब मजा क्यों नहीं आ रहा है, हमें पता है पहले की कमर्शियल फिल्म क्यों अच्छी थी और अब क्यों नहीं अच्छी बन पा रही है। अब लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत हाँ, क्योंकि बहुत कठिन है। ऑडियंस इवॉल्व हो स्मार्ट चुकी हो है, चुके हैं। अब ऑडियंस इवॉल्व हो और चुकी है। जेनजी तो और भी ज्यादा। हाँ, उनके लिए तो सब कुछ हाथ में है यार। हाँ, आप उनको नहीं वो उल्लू बना फोन के साथ सकते। पैदा हुए हैं, अपन तो फिर भी वी आर मिलेनियल्स, हाँ, तो हम फिर भी फोन के साथ पैदा नहीं हुए। वी वी डिस्कवर्ड इट, हमने धीरे धीरे उसको सीखा है। हाँ, ये लोग की शुरुआत ही वहीं सीखने से से हुई हुई है। है, विच इज वाई इनकी प्रॉब्लम्स ही बहुत अलग है। इनकी प्रॉब्लम्स ही एक किस्म से मतलब कई बार हम कहते हैं ना हम नहीं समझ पाते, क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही स्क्रीन पर हुई है एक तरीके से। तो इन्होंने दुनिया को जिस स्पीड पर कंज्यूम किया है वो उनके लिए ही ओवर लर्निंग था। मतलब अभी इनका इमोशनल कोशेंट लो रह गया और इनका मतलब नॉलेज इन्होंने इतना ग्रास्प किया है
हाँ, देयर इमोशनल नॉलेज, इमोशनल क्वोशंट क्या कह सकते हैं कि इट हैज नॉट मैच्ड, दे डोंट नो हाउ टू फील ऑल द टाइम। तो वो अपने साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में रहते कि इस पे महसूस क्या करना है। उनको पहले ही ज्ञान दे दिया गया है। वो कहते हैं ना कि चिमटी लगती है तो दर्द होता है, तो उनको चिमटी भी लग गई, उनको चॉकलेट भी मिल गई, तो उनको पता ही नहीं हो रहा है दर्द हो रहा है, खुशी हो रही है, वो कंफ्यूजन में रह जा रहे हैं थोड़ा। और ऊपर से जब रील्स आप स्क्रॉल करो तो आप एक हैप्पी रील देख रहे हो, फिर आप अगेन एक सैड रील देख रहे हो, फिर आप कोई ऐसी रील देख रहे हो कि आप मोटिवेशनल फील कर रहे हो, तो वो एक अलग तरह के हॉर्मोन्स आपका डिस्टर्ब करता है। एल्गोरिदम का खेल है कि आपको यहाँ पर टिका के रखना है। एल्गोरिदम ये जानता है कि एक इमोशन बहुत लंबे टाइम तक आपको यहाँ पे नहीं रख सकता। हाँ राइट, तो वो क्योंकि आप बोर हो आपको, जाओगे एक हाँ, टाइम बाद। तो पहले वो आपको घंघोर खुशी देगा, खुशी से आप 6 रील स्क्रॉल घनघोर करोगे, खुशी। फिर आपको अचानक दुख मिलेगा, दुख के बाद आप निराशा में 1-2 रील स्क्रॉल करोगे। आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कितनी तेजी स्क्रीन, से हाँ, रील्स देख और रहे हो। हाँ, फिर उसको समझ में आ जाता है कि ये शायद चला जाएगा, तो ये लो थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ी दुनिया देख लो, वो देखो ट्रैवलर क्या कर रहा है ना, खूबसूरती दिखा देगा दुनिया की। ऑल्सो अब तो ऑप्शंस आते हैं कि अगर आप चाहो तो आप भी ऐसा एडिट करके डाल सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बाय द टाइम उसने अपना फोन रखा है, उसने इंफॉर्मेशन बहुत ले लिया, पर उसको पता नहीं वो फील क्या कर रहा है। उसको एक ही वक्त पे दुख, खुशी, मोटिवेशन सब कुछ एक ही वक्त पर है। और वो अपनी रियल लाइफ से भाग रहे हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स है उनसे भाग के वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। कैसे नहीं भागेंगे? अगर दिल में इमोशनल खिचड़ी बन रही है तो वो क्या दुनिया को किस तरीके से मतलब रिलेट कर पाएंगे? वो क्यों उब जाते हैं बहुत जल्दी? क्योंकि अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी भी चल रहे हैं, जो उनको अभी तक पता नहीं है कैसे सॉल्व करना है। तो वो जब तक वो सीख रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी ऐसे कि नहीं ये फेज काम की आउट, बात नहीं मेरी, हाँ ठीक है, फेज आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। स्पोकन पोइट्री जब आप करते हो जी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें बड़ा इंटरेस्ट भी रखते हैं, कोई गाइडेंस है आपके पास उनके लिए? यार जो खुद अभी चलना सीख रहा हो इस रास्ते पर, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। पर मैं बोला ना, मैं थोड़ा हम्बल भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आवाज ढूंढने में बड़ी आसानी हुई। हर राइटर के लिए अपनी आवाज ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, और वो आपके पहले 2-3 पीस के बाद ही आपको समझ में आती है, क्योंकि पहले 2 पीस में नकल होती है उस आवाज की जो आपको पसंद है। तो कई बार मैं कहता हूँ कि आपको जो आवाज बहुत पसंद आ रही है ना, जब आप लिखना शुरू करो पहले उस आवाज से थोड़ा दूर हो जाओ 1-2 महीना, और फिर लिखो। क्योंकि उस आवाज का थोड़ा भी असर आप पर नहीं होना चाहिए, आपकी राइटिंग पर वो नहीं झलकना चाहिए, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ सेकंड कॉपी ऑफ एनीबॉडी, राइट? आप अपने आप में खूबसूरत व्यक्ति हो, आपकी कहानी आप में यूनिक है, तो आपकी आवाज भी यूनिक रहेगी। आप पर कभी इस बात का, जब आप लिखते हो, खासतौर पे जब आप स्पोकन पोएट्री के लिए लिख रहे हो, वीडियो मीडियम के लिए, तो आपके ऊपर कभी खुद आप महसूस करते हो ये प्रेशर है कि ऐसा कुछ कंटेंट लिखो कि वायरल हो, तो उसमें बहुत जो एक्चुअल क्रिएटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि एक प्रेशर आ गया वहां पे? मुझे वायरल होने का नहीं था, मुझे बस ये था कि अच्छा लोगों को मेरा खाना पसंद आ रहा है तो पकाते रहो, तो मेरे पे पकाने का प्रेशर था कि करते रहना है हाँ, लगातार। कि मैं अपने अंदर और कूद रहा था कहानियां ढूंढने के लिए, क्योंकि पहली 3-4 जो आ गई थी वो तो पहले से तैयार था मेरे पास। अगली 5-6 के लिए मुझे वक्त लगा, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि यार अपने कौन से किस्से को मैं एक अच्छी कहानी बना सकता हूँ जहां पर मुझे ऐसा लगे कि ये लोगों ने भी जिया हो। ये किस्से आपके रियल लाइफ से आ रहे हैं? हाँ, मतलब आप रियल लाइफ को भी तो एग्जैजरेट ही करते हो, तो इसलिए एक तरीके से मुझे ढूंढना पड़ा। और फिर जहाँ पे मुझे कनेक्शन मिलते थे ना, कई बार क्या होता था, एक पुरानी बात का ऑनगोइंग एक रिश्ते के साथ कुछ कनेक्शन मिल जाता था, तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, टू फाइंड कनेक्शंस बिटवीन योर लाइफ, कि बहुत पुरानी कोई बात बोली गई हो जिसका असर जिंदगी में बहुत आगे देखने मिलता है। तो ऐसी चीजें जब आप जोड़ पाते हो ना, तो आपको अपना जीवन भी याद आता है कि आप कैसे जी रहे थे। तो भी एक अच्छी, मतलब राइटिंग इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, दैट इज अ गुड मोटिव टू हैव। मतलब वो वायरल होना बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वायरल होना बाय प्रोडक्ट है। वायरल होने पर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे तो प्रेशर यहाँ पे लगेगा। हाँ, और लिख नहीं पाएगा व्यक्ति। हाँ, क्योंकि इंस्टाग्राम नौकरी की तरह नहीं है, वो आपको हर महीने एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं दे रही है ना? नौकरी में क्या होता है, आपने इतना एफर्ट डाला है, आपको पता है महीने में इतना रिवॉर्ड तो है, तो रिवॉर्ड तो तय है आपका,
है ना, तो आप उस मुताबिक एफर्ट डालते हो। इंस्टाग्राम पर क्या है कि आप ओवर एफर्ट डालते जा रहे हो ये सोचकर कि उसका रिवॉर्ड भी बड़ा हो जाएगा, तो 3-4 महीने कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो आप बहुत निराश हो जाओगे। 5वें महीने इतना ज्यादा रिवॉर्ड है जितना आपने सोचा नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा अब तो लाइफ सेट है। सोशल मीडिया इज बहुत ऐसे मतलब वो वेव है कि अभी यहाँ पर ले जाएगी वापस यहाँ पर लाएगी, और इंस्टाग्राम पर तो इतना हो चुका है ना, आपको बार बार लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि अरे भाई यू ब्रो एग्जिस्ट कर रहा हूँ। आपने देखा नया वीडियो डाला मैंने एग्जिस्टेंस, तो वो और मुश्किल हो जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि यू नो यू आर रिप्लेसेबल एज अ क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, तो वो एक है कठिनाई तो है। क्लासिक लिटरेचर में आपको कौन सा पसंद है, क्या पसंद है? क्लासिक लिटरेचर में मुझे जावेद साहब बहुत पसंद है। मतलब मैं गुलजार साहब जावेद साहब वाला कंपटीशन नहीं करना चाह रहा, बट मुझे जावेद साहब इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने शुरुआत में जब जावेद साहब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि वो भले ही किसी और वक्त के राइटर रहे हो, पर वो अभी भी मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब वो मेरी बात कह पा रहे। अगली पीढ़ी मतलब की आप बात, उनसे रिलेट कर हाँ पा रहे हो। कि अगली पीढ़ी की बात कहना और मुश्किल होता है, अपनी पीढ़ी की बात कहना तो आसान है क्योंकि आपने उनके साथ ही जीवन जिया है, अगली पीढ़ी के लिए बात कहना थोड़ा ज्यादा कठिन रहता है। तो मुझे जावेद साहब इसलिए बहुत पसंद है। गुलजार साहब भी बहुत खूबसूरत है। मुझे ये अपने ये ना विनोद कुमार शुक्ल, मुझे वो बहुत पसंद है। हाँ हाँ, विनोद कुमार शुक्ल मुझे बहुत पसंद है। मैंने शुरुआत मानव कौल से की थी। मुझे एक तरीके से हिंदी साहित्य में लाने का जो एक राइटर थे, हाँ, वो मानव कौल, क्योंकि मैंने मानव कौल की पहली फिल्में देखी तो मुझे एज एन एक्टर बहुत पसंद आए। फिर मुझे पता चला कि ये प्लेज करते हैं, तो मैं उनके प्ले देखने गया। प्लेज आपने भी किए? हाँ हाँ, पर पृथ्वी में उतने नहीं आए। तो मैं उनके प्ले जब देख रहा था तो मुझे पृथ्वी में नहीं आए, पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आए। उनके प्ले बतौर एज अ राइटर मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगे। तो एज अ राइटर जब मैंने उनको देख लिया कि कैसा काम है, तो पहली किताब उठाई। फिर मैं धीरे धीरे पीछे वक्त में जाने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप राइटिंग मतलब जब भी आप किसी को पढ़ना शुरू करो तो बहुत जरूरी है कि पहले अपने पियर्स को पढ़ लो, क्योंकि जब अपने ज़माने की बातें हो जाएगी और तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी तो तुम लिटरेचर को और इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे। पहले ही बहुत कठिन राइटर उठा लिया तो शायद तुम लिटरेचर से दूर होने लगो। हाँ, ये तो ऐसे ही होता है, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। आसानी से शुरू करो तो मुश्किल भी फिर आसान हो जाती है वक्त के साथ। तो आपने वहीं से शुरू किया, हाँ। क्लासिक लिटरेचर से। इसके अलावा कैसे लिखना पढ़ना आपका होता है? मतलब कैसी किताबें आप इन दिनों पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ। मैंने एक इंग्लिश किताब खत्म की, फ्रेडरिक बैकमैन की फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने दिव्य प्रकाश दुबे की किताब पिक की थी, अक्टूबर जंक्शन, और मैंने अक्टूबर में ही पिक की। मैं कह रहा हूँ ये किताब अक्टूबर के अंत तक खत्म करनी है मुझे, नवंबर के पहले हफ्ते में खत्म की। मैं क्योंकि किताब अक्टूबर जंक्शन है। हाँ, मैं एकदम ऐसे हो गया था कि यार ये तो मतलब आयरनी हो गई, मजा ही आ जाएगा। और अभी मैं द ट्रांसलेटर है, हाँ, ट्रांसलेटर फ्रॉम मालदीव्स पढ़ रहा हूँ। हिंदी किताबें कम पढ़ते हैं? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश हिंदी करता रहूं। हाँ, ताकि दोनों पढ़ सकें। हाँ, वैसे कहानियां आपके हिसाब से सुनाना ज्यादा कठिन है कि लिखना ज्यादा कठिन है? क्योंकि अब तो आप दोनों कर चुके हो। डिपेंड करता है आप पर, ऑडियंस पे। नहीं, आप एज एन आर्टिस्ट स्टेज पर ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आपके लिए सुनाना बहुत मजेदार है। मतलब मुझे जितना हाई मिलता है सुनाने में वो मैं कह ही नहीं सकता, बिकॉज आई लव बीइंग ऑन स्टेज। लिखने की खूबसूरती ये है कि आपने इतने वक्त तक किसी कहानी के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है, तो आप उसके साथ हर रोज जीते हो, है ना, रहते हो आप उसके साथ। और फिर जब आप उसको ऑडियंस की तरफ छोड़ते हो तो आप डिटैच हो चुके हो उस कहानी से एक तरीके से। तो दोनों संबंध बहुत अलग है। आप मतलब सुनाने वाली कहानी और पढ़ने वाली कहानी, तो आपका कंफर्ट बहुत जरूरी। ये भी है ना कि जो किताबें हैं वो थोड़ी लंबी यात्रा है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन जब आप कहानी सुना रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट है। लाइन अच्छी लगी अभी ताली बजेगी। हाँ, मुझे 1 साल बाद पता चलेगा कि अरे किताब पर ताली बजा रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो है, रिस्पॉन्स टाइम भी अलग है। पर आप इंटरनली किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, अगर आपको स्टेज पर रहना कंफर्ट नहीं देता तो फिर आपको लिखना ही बेहतर लगेगा।
जो इतनी आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस दी हैं, कुछ ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है जो बहुत आपके दिल को छुआ हो या बहुत अलग हो? दिल्ली में ही हुआ था। हम परफॉर्म कर रहे थे गालिब एंड ऑडिटोरियम में, गालिब ऑडिटोरियम में, और लाइट चली गई परफॉर्मेंस के बीचों बीच। माइक बंद हो गया, सब ऐसे अंधेरा हो गया तुरंत, और 2 सेकंड के लिए दिमाग एकदम ऐसे भड़क गया, नाराज हो गया, यार मेरा मेरा शो खराब अच्छा, हो गया। गुस्सा आने लगा? हाँ, मेरा शो देख के आपको खराब हो रहा लगता है। नहीं है कि गुस्सा कर सकते हो? अरे जी, अंदरूनी चलती अरे रहती है बाद में लड़ाइयाँ। बताऊंगा। तो बहुत ऐसे 2 सेकंड के लिए मैं एकदम ऐसे नाराज हो गया कि यार ये मेरा शो खराब हो गया। मुझे मेरा शो एंटरटेनिंग रखना बहुत जरूरी है। मैं हाँ, चाहता हूँ कि कोई तो वो बीच शो में गई लाइट? हाँ, बीच शो में लाइट चली गई, हम्म, और 5 सेकंड में, जो हम कहते हैं ना कि रियल टाइम में, लोगों ने फटाक से अपना फोन निकाला, टॉर्च ऑन कर दी। हम्म। तो अभी मैं गुस्सा And हूँ। you did not I did not ask expect it. them, I हाँ। did not ask of it, and it just happened voluntarily and immediately. सबसे बढ़िया बात मुझे वो लगी कि वो तुरंत था। तो मेरे लिए वो था कि यार ये लोग कहानी से इतने जुड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, कि ये भी नहीं चाहते कि कहानी में डीले हो जाए या कहानी टूटे, रिश्ता टूटे कहानी से। तो तुरंत टॉर्च लाइट ऑन हुई, और माइक तो बंद था, तो मैं चिल्लाकर कहानी कर रहा था कि अंत तक आवाज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पहुंची? हाँ हाँ, पहुंची पहुंची। थिएटर हाँ हाँ, यहाँ ये पर ही तो काम आता है। तो थिएटर की प्रैक्टिस अपने स्कूल में की है? स्कूल और कॉलेज में, हाँ। अच्छा, उसके बाद भी फिर प्रैक्टिस की मुंबई में ही? जी जी जी। तो मैं वहीं आज भी से थिएटर करता हूँ। तो वहीं से आपने फिर वो शॉर्ट फिल्म की एक्टिंग और हाँ वो सारा वो जी। भी किया? मेरा सीनियर ही एक था, करण असनानी, जिन्होंने मुझे ये शहरिया तुम करके एक शॉर्ट फिल्म है, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी बनानी है। तो उनके साथ बैठ के लिखी मैंने। उनका एक कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने लिखा, और उसके बाद उसमें एक्ट किया, और उन्होंने देखा था मुझे, तो उनको पसंद था मैं। उनको ऐसा लगता था कि यार ये जस्टिस देगा, अपनी राइटिंग को जस्टिस देना डायरेक्टर और एक्टर के लिए हमेशा आसान रहता है। तो वो हुआ, और उसके बाद अभी भी थिएटर जैसे मैं कर रहा हूँ, तो 2-3 बहुत बढ़िया लोग हैं, जैसे आकर्ष खुराना है, तो उनके साथ एक प्ले कर रहा हूँ मैं अभी भी। तो वो बहुत मजेदार है, वो साइड ऑफ द जर्नी ऑल्सो, कि आप थिएटर पे अपना लिखा हुआ नहीं, किसी और के लिखे हुए के जस्टिस देने की कोशिश करते हो। तो आप मल्टी टैलेंटेड राइटर भी और एक्टिंग भी, फिर ये सब करने वाले हो? मुझे बहुत अच्छा डायरेक्शन लगता है भी? जब लोग कहते हैं, तो मैं कहाँ ऐसा मैं तो तो। हम्बल हूँ। अच्छा, आपकी एक कविता सुन रही थी, उसमें था कि लड़कों को फूल नहीं मिलते। जी, लड़कों को फूल क्यों नहीं मिलते? मैं खुद फिगर आउट करने की अब कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने बता दिया कि लड़कियां समझदार होती हैं, हाँ, तो हमें इक्वल रखना चाहिए। मुझे लगता है कि लड़कों की भी बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ ना, बचपन से लड़कों पर प्रेशर था सख्त होने का, और फूल और सख्ती एक साथ जाती नहीं है, हाँ, है ना? पर किसी ने ये नहीं जाना है कि यार लड़के एक्चुअली अंदर से ना बहुत ऐसे नर्म है, उनको भी बहुत पसंद है। अगर कोई ऐसे सनफ्लावर दे देता है ना, या गुलाब दे देता है, तो ऐसा लगता है कि यार कोई सोच रहा है मेरे बारे में। हम हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है, किसी ने इतना वक्त निकाला कि उसने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहा। क्योंकि हम हमारे पिताओं को देखते ना, तो उनके साथ क्या हो गया ना, सबसे बड़ी दिक्कत, कि वो बेचारे बस काम करते रह गए, और उनके लिए बस ये हो गया कि आई हैव टू प्रोवाइड। तो आप भी वही कैसेट में आप भी घुस गए थे, है ना? और जब अचानक आपको ऐसा लगता है कि सब मुझे ही करना है, मैं ही हर किसी की ज़िंदगी सही करके दूँगा, अचानक उसमें व्हेन यू फील सीन, तो आप बहुत ऐसा अच्छा फील करने लगते हो कि अच्छा, आप आपने मेरे एफर्ट देखे, एफर्ट ना भी देखा, बस आपने मुझे एक इंसान की तरह देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और कई बार है ना, बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है। मुझे जब पहली बार गुलदस्ता दिया था मेरे एक शो के अंदर किसी ने, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे उसको थॉट आया? उसने कैसे सोचा कि वो मुझे एक गुलदस्ता दे सकता है? मैं फूल लेकर बैठा था अपने रूम के अंदर, ऐसे 10 मिनट ऐसे ही देख रहा था। मुझे गुलदस्ता मिला तभी है। तो नहीं लिखी वो कविता? नहीं, 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 तब नहीं, थोड़े वक़्त बाद लिखी थी। हम्म। क्योंकि उस वक़्त तो गुलदस्ता मिल गया था ना। हम्म। पर हाँ, अच्छा, प्रेम पर लौटेंगे। जी, आपने जी। लिखा है कि लव एट फर्स्ट साइट को आप प्रेम समझने की हाँ, भूल मतलब कर भूल रहे अगर कर रहे हैं हैं। तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि पहली नजर में तो, लेकिन लव एट फर्स्ट साइट के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो क्यों नहीं है? अट्रैक्टिवनेस है, वो अट्रैक्टिवनेस है। हम्म। इसलिए मैं कविता में भी हो सकता है तुम गलत हो किया है। हम्म। मैंने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो। मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि आप जब किसी इंसान को पहली बार देखते हो, तो आप सिर्फ उसके एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हो।
ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर्स खूबसूरत होंगे तो आपको खूबसूरत लगेंगे, है ना? और उसको आप प्रेम कह दोगे तो प्रेम को वक्त लगता है, मतलब आप किसी इंसान को जानने लगोगे तब आपको उससे और ज्यादा प्रेम होने लगता है, क्योंकि बाहर की खूबसूरती तो एक वक्त के बाद ढल जाती है ना, आप उसके साथ नहीं जिंदगी बिताने वाले हो, आप इंसान के साथ वक्त बिताने वाले हो, उसके विचारों के साथ वक्त बिताने वाले हो। विचारों से प्यार होना बहुत जरूरी है। विचार आपके बहुत विपरीत निकले ना, तो इंसान कितना भी खूबसूरत हो, आपको नहीं लगेगा उतना अट्रैक्टिव। हम्म। वो कई बार कहते हैं ना और ये कि बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है बहुत और है, बहुत कम लोग इसको पकड़ पाते हैं, बट इट इज सो नाइस ऑफ यू। हमको मैं थोड़े हम्बल हूँ, मैं सीखे क्या ना बता सबक अपने जीवन के अंदर, थोड़े थोड़े सबक सीखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, वन मोर लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि हमने ये प्रेम पे ही शुरू किया तो प्रेम पे ही खत्म करते हैं, क्योंकि बिल्कुल मुझे लगता है सही। दुनिया का अंत भी ऐसे ही होना जी। चाहिए। व्हाट इज लव एंड एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर यू? लव, ओ भाई भारी सवाल। अम, मेरे लिए प्रेम, अब मतलब मुझे, मेरे लिए प्रेम ज्यादा ये हो गया है कि मेरे लिए प्रेम रिस्पेक्ट है, मतलब क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ और वरना जवाब बदल जाता क्या? हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि उससे पहले क्या होता है ना कि आपको नहीं पता कि ये रिश्ते का जीवन कितना है। आप तो चाहते हो कि ये हमेशा रहे, हम्म। पर वो एक टेम्पररीनेस उसके अंदर पॉसिबिलिटी तो बनी लड़कियां ये रहती है। पॉडकास्ट छोड़ के जा चुकी हैं अब। नहीं नहीं, ये दोनों के लिए सही बात है और दोनों अग्री करेंगे कि एक रिलेशनशिप की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको नहीं पता इसका जीवन कब तक चल रहा है। मेरे लिए जिस दिन मैंने शादी कर ली ना, और मैं श्योर था कि मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी है और वो इंसान मेरे लिए श्योर हो गया था, उस दिन मेरे लिए प्रेम टेम्परेरीनेस से ज्यादा बाहर बनकर ये हो गया था कि यार मुझे इस इंसान के साथ रहना है, मैं हमेशा इसका ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि ये उदास हो। एक चीज जो मैं कहता हूँ कि मतलब मैं अपनी बीवी के बारे में जो बहुत, मुझे बहुत खूबसूरत आदत लगती है जिसके अंदर उसका जीरो एफर्ट है, कि जब मैं कोई चुटकुला सुना देता हूँ या कुछ ऐसी फनी बात कर देता हूँ ना, तो वो बहुत दिल खोल के हंसती है। वो हंसते-हंसते गिर सकती है, वो इतना हंसती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी बात पर कोई इंसान इतना ध्यान देकर सुन रहा है, इतना पागलों की तरह हँस रहा है, मैं अपना पूरा जीवन देना चाहता हूँ इसको हँसते हुए देखने के लिए। क्योंकि जब हमने डेट करना शुरू किया, मैं हर सुबह एक चुटकुला सोचता था। क्योंकि अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं, मैं बस एक चुटकुला मारना चाहता हूँ, बस हँसते हुए देखने के लिए। तो अब मेरे लिए वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है हमारे रिलेशनशिप के लिए, कि इसको हँसा के रखना है, क्योंकि ये हँसती रहती है तो मैं खुश रहता हूँ। इसकी हमेशा इज़्ज़त करते रहना है, क्योंकि द डे वी स्टॉप रिस्पेक्टिंग ईच अदर, तो चाहे कितना भी प्रेम हो, आपका रिश्ता नहीं टिक पाएगा। इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें जो हम कहते हैं ना कि आप धीरे-धीरे समझते हो, सीखते हो, ये अब मैं सीखने लगा हूँ, समझने लगा हूँ और मैं लागू करने लगा हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ध्यान रखूँ। रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप कई बार अपने बारे में अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हो। अब हम साथ रहते हैं, तो मैं कोई भी प्लान बना रहा हूँ, कहीं पे भी बाहर जाने का, तो मुझे हमेशा ध्यान में सोचता हूँ कि अच्छा कहाँ पर मैं इसके साथ जा सकता हूँ? अच्छा यहाँ पर मैं इसके बिना क्यों जा रहा हूँ? ऐसे सारे मैं सवाल खुद से करता रहता हूँ। रिलेशनशिप में क्या है कि आप कहीं पे चले गए, मैं तुम्हें यहाँ याद कर रहा हूँ। मैं नहीं, मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया दिखाना चाहता हूँ। जो मैं देख रहा हूँ तुम भी मेरे साथ देखो, ये प्रेम है। एक चीज़ को एक साथ देखना और उसपे अलग-अलग बातें करने की हिम्मत रखना। क्योंकि मैं इतनी ड्रीमी बातें करता हूँ, वो कहता है 1 मिनट रुक जाओ, तुम थोड़ा ज़्यादा उड़ गए हो। ऐसा कुछ इतना भी खूबसूरत नहीं था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो बहुत प्यारा कॉमराडरी है हमारे बीच में, जो मैं मानता हूँ। नहीं नहीं, सो नाइस ऑफ यू, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। और थैंक यू। खास तौर पे मतलब प्रेम में डूबे हुए लोग अपने आप में वैसे भी बहुत सुंदर खूबसूरत लगते हैं। हाँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ, प्रेम में डूबे रहो, ना डूबे रहो, उस इंसान में बिल्कुल हमेशा साथ रहना, उस इंसान में डूबे रहना। हाँ, बी नॉट ऑब्सेसिव बट बी पैशनेट अबाउट दैट पर्सन। वो तो ये लर्निंग 3 है। मुलाकातें और कुछ कहानियां किताबों। जी, इस किताब पर हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। जी। थैंक यू फॉर बीइंग यू। और बड़ा मजा आया आपसे बात करके। सेम, सेम। मुझे मुझे आई होप बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ये अब बातें। तक का बेस्ट पॉडकास्ट होगा ना आपका। उम, जी, जी, जी। थैंक यू फॉर थैंक यू कमिंग। सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। ये बहुत बहुत खूबसूरत कन्वर्सेशन रहा। और शुक्रिया। मुझे लगता है हमारे यूजर्स को भी बहुत मजा आने वाला है कॉन्वर्सेशन हाँ, सुन के। मुझे पक्का पता है, थैंक यू पक्का गाइस, पता अगर है। आप भी नॉस्टैल्जिक हो गए हैं तो कमेंट में बताइए। हाँ जी। आप या से मिले अभी, मैं भी अभी मिली, काफी सारी बातें हुई, किताब पर चर्चा हुई। थैंक यू। आप देख रहे थे अमर उजाला।